ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं अपने स्कूलों में। 3 ही साल से हरियाणा गवर्नमेंट ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेलियर है पूरी तरह से। 134 को आपने रिमूव कर दिया, 134A को, लेकिन उसके बदले में आपने कहा कि चिराग योजना लाए हैं, उसी के बदले में लेके आए थे। 134A गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा रास्ता था कि वो चाहें तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में उनको दाखिला मिल जाता था, वो रास्ता आपने बंद कर दिया। यानी आपने उनके लिए एक ही रास्ता छोड़ा कि सरकारी बाड़े में आइए। 92% सीट चिराग स्कीम में वेकेंट है, यानी आपकी जो चिराग योजना आप 134A के बदले में लेके आए थे वो फेल हो गई है पूरी तरह से। 92% सीट्स उसमें वेकेंट हैं, यानी आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा गरीब बच्चों के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के बच्चों के लिए, कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ले सकें। आप उनको सबको घेर के और सरकारी बाड़े में ले आए जहां आप शिक्षक दे नहीं सकते। हम सबको पता है 38,000 स्टाफ की शॉर्टेज है सरकारी स्कूलों के अंदर। और ये रिपोर्ट्स, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि नूह जिले की एक रिपोर्ट आई थी कि 942 सरकारी स्कूलों में से 493 में नल का पानी अवेलेबल नहीं है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो पढ़ाई क्या होगी वहाँ पे, किस स्थिति में होगी? आप 2651 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, प्रदूषित पानी बच्चों को मिलता है। 185 स्कूल ऐसे मार्क किए गए जहाँ शौचालय नहीं है। 960 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरी तरह से एक सिस्टम को कोलैप्स होने दिया गया, बर्बाद किया गया। और लगभग 14,596, ये एक रिपोर्ट छपी थी कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 14,596 करोड़ रुपए 10 सालों से खर्च नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इस पे नाराजगी जताई थी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने एक सुनियोजित तरीके से जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले उनको आप घेर के सरकारी स्कूलों में लेके आए और फिर सरकारी स्कूलों की सारी व्यवस्था को ठप करके जो पैसा आपने उस मद के लिए अलॉट किया है उसको भी आप खर्च नहीं करते हैं। 14,000 करोड़ रुपए में क्या नहीं हो सकता? 14,000 स्कूल हैं, यानी 1-1 करोड़ रुपया हर स्कूल को मिल सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो सकता था, टीचर्स का बंदोबस्त हो सकता था साल भर के लिए, और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। आपने उस पैसे को खर्च नहीं किया। आप सरकारी स्कूलों में एजुकेशन दे नहीं रहे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को जाने नहीं दे रहे, यानी एक सुनियोजित तरीके से आप घेर के बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम खट्टर सरकार से मांग करते हैं, बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि एक श्वेत पत्र लाके स्थिति को स्पष्ट करे, पूरे राज्य के सामने डेटा के साथ इन बातों को रखे कि कितने बच्चे 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते सरकारी सिस्टम से ड्रॉप हो जाते हैं, और उन बच्चों की आज की समाज में स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो नशे की लत में पड़ गए हैं, वो गैंग्स में चले गए हैं, या वो अपना जीवन समाप्त कर ले रहे हैं। बहुत जगहों पे हमको यूथ मिलता है जो सुसाइड कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति क्या है आज के दिन में, उसके बारे में स्पष्ट करें। ये एक श्वेत पत्र की मांग आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से करती है। आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। तो सरकार तो चुनाव में बिजी है, अभी टाइम है सरकार के पास ये सब करने के, चुनावी तैयारियों में बिजी है सरकार। चुनाव भी तो नहीं करा रहे, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव भी तो नहीं करा रहे। हर जगह पे चुनाव पेंडिंग है। ये लोकतंत्र से तो डरते हैं, चुनाव से तो डरते हैं। ये जो ड्रामेबाजी की जा रही है, जैसे ये जो किसानों के साथ भी किया गया, जबरदस्ती उनको बिठाया गया सड़क पे, यही मांग आपको कल माननी थी। ये बात आप 2 दिन पहले भी मान सकते थे। किसान नेताओं से सामने बैठ के मुख्यमंत्री बात भी कर सकते थे। सरपंचों को भड़काना, किसानों को भड़काना, कर्मचारियों को भड़काना, उनसे बात नहीं करना, नेगोशिएट नहीं करना, ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और जब ये नहीं होता है, जब खाली समय होता है, तो फिर ये जेजेपी और बीजेपी वाले एक दूसरे के खिलाफ बयान देके नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से सारे जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, हरियाणा सरकार के फेलियर से ध्यान हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये हंगामा कराया जाता है। सरकार इसमें लोगों को व्यस्त रखना चाहती है, और जब उसके बाद थोड़ा बहुत समय बचता है तो फॉर्म पकड़ा देते हैं कि लाइन में लगी, अपने कागज दुरुस्त कराइए। देखिए, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने पहले भी ये कहा है कि हम हर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे हरियाणा से जुड़े हुए, लेकिन एजुकेशन के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, किसी कीमत पे नहीं कर सकती। हम 1 महीने का समय आप मान के चलिए कि हम ये पहली रिक्वेस्ट है सरकार से, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को भी इस सब के बारे में जानकारी है कि नहीं है।
मुझे नहीं पता। उनके अपने आप ही साथियों के सामने बात हुई थी कि उनके अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं कागज मंगा रहा हूं, तो उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे उस पर भी उनसे हिसाब किताब करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है ये भविष्य से जुड़ा हुआ है हरियाणा के बच्चों के, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्या जानकारी इकट्ठा करके कोई कमेटी बना के, कोई एक्सपर्ट्स की टीम बना के क्या एक श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? क्योंकि अगर 18 लाख बच्चे हमारे सिस्टम में खो जा रहे हैं, तो आज जब ये डाटा, जब ये आंकड़े पूरे हरियाणा के लोग सुनेंगे, मुझे लगता है वो भी स्तब्ध रह जाएंगे, वो भी परेशान होंगे, उनके अंदर भी अनरेस्ट पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बच्चे आज की स्थिति में हैं कहां पे गए सरकारी सिस्टम में। इसलिए हम इस श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो सके इसको लाने का काम करे। 1 महीने मुझे लगता है कि सफिशिएंट समय है, उसके बाद हम इस बात को और आगे लेकर के जाएंगे अगर वो इतने समय के अंदर श्वेत पत्र नहीं लाते हैं तो। पंजाब में और दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां पर जो स्कूली अभी कंडीशन क्या है, वहां इस तरह कुछ आपने किया है क्या? पब्लिकली आपने क्या है? देखिए, सारा डाटा पब्लिक डोमेन में रहता है। पंजाब के अंदर भी हमने ये काम शुरू कर दिया है और दिल्ली के अंदर तो बहुत ही बड़े लेवल पे पब्लिसाइज होता है सब तरीके से। स्क्रूटनी करने के लिए वहां विपक्षी दल भी हैं, वो भी उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ड्रॉप आउट जो है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी भी कहा कि 9वीं में जाके सीधे फेल कर देते हैं। 9वीं तक अगर कुछ पढ़ाते तो फेल करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फेल नहीं होते बच्चे। हमारे यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं ये सारा कुछ आपके पास परसेंटेज पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं, दिल्ली के पिछले 5 साल में कॉन्टिन्यूअस राइज हुआ है पास परसेंटेज में, 10वीं में भी और 12वीं क्लास के अंदर भी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है ये नंबर्स कि जितना आपका पास परसेंटेज इंक्रीज होता है, जितने आपके बच्चे पास होकर अगले लेवल पे जाते हैं, उतने आपके ड्रॉप आउट्स और उतने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलने के केसेस कम हो जाते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तो लगातार बच्चों की संख्या बढ़ी है। प्राइवेट स्कूल से लगातार रजिस्ट्रेशन सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर बच्चे, तो वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कितना दिखा रहे हैं आप बता दीजिए। 3.4%। तो हाँ, मुझे नहीं लगता है कि ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि इस पे ऊपर हमने स्पष्टीकरण भी दिया था। इसके ऊपर हमने स्पष्टीकरण भी दिया था। कोविड टाइम में जरूर कुछ ड्रॉप आउट्स बढ़े थे, उसके बाद वापस से वो नंबर राइज हो गया था। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो 70% की बात कर रहा हूँ। मतलब हमको सबसे पहला काम, कल भी यही कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिएक्शन ये आ रहा था कि ये कर्नाटक में क्या मिल रहा है जी, पंजाब में क्या मिल रहा है जी, लंदन में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है सूरजमुखी का। हम लगातार ये कह रहे थे कि हरियाणा में क्या हो रहा है उसको देखिए। आपको हरियाणा के लिए चुना गया, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और हमारी चिंता हरियाणा के बच्चों के भविष्य को लेके, यहाँ के सरकारी स्कूलों के बच्चों के भविष्य को लेकर के है। इसलिए हम ये वाजिब सवाल रखते हैं। मैंने वो डेटा भी आपके सामने रखा। अगर मैं उसको परसेंटेज में बताऊं तो 62% स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं या 10th में फेल हो जाते हैं। 62% बच्चे उससे नीचे रुक जाते हैं। जब ये 12th तक पहुंचते हैं तो अनदर 8% ड्रॉप हो जाते हैं 10th और 12th के बीच में। तो 70% कुल मिला के बच्चे जो हैं वो नीचे से शुरू होते हैं और 12वीं क्लास तक या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। बड़े लेवल पर है, इसका क्या कारण सरकार ने विड्रॉ कर ली पिछले साल। अब ये है कि या तो टीचर कैपेबल नहीं है या टीचर के पद खाली है, क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सवाल इसके पीछे आता है, क्योंकि ड्रॉप आउट का भी मैंने बताया, ड्रॉप आउट से कोई नुकसान नहीं है। आप अगर ड्रॉप आउट पॉलिसी भी नो ड्रॉप आउट पॉलिसी रख रहे हैं तो आप एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाइए कि 9वीं में जाके सीधे झटका नहीं लगे आपके बच्चों को, वहां पे जाके फेल नहीं हो। नीचे की 8 क्लासेस में क्या करा रहे हैं आप? अगर आप ये सोचें कि जब एग्जाम होगा 9वीं में तभी देखेंगे तो फिर ड्रॉप आउट फेल होंगे ही होंगे बच्चे। मुझे लगता है कि जैसे
दिल्ली के अंदर हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, उसमें रीढ़ की हड्डी क्या थी? पेरेंट्स टीचर मीट होते हैं रेगुलरली स्कूल्स के अंदर, पेरेंट्स की बॉडी स्कूल्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। वहां पे वो खुद अपने बच्चों के स्कूल पे नजर रखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सुझाव देते हैं। उसके आधार पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करती है, टीचर्स का बंदोबस्त करती है और लगातार पेरेंट्स टीचर मीट में स्कूल के बीच में और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है, क्योंकि बच्चा ना सिर्फ स्कूल में पढ़ सकता ना सिर्फ घर पे पढ़ सकता, दोनों का योगदान जरूरी है। तो ये कुल मिला के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किए जाने की जरूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे हीन भावना तो सबसे पहले इन गरीब बच्चों में तभी आ जाती है जब आप प्राइवेट स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं और ये सरकारी स्कूल में ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पे बेंच भी नहीं है। ये तो खुद गवर्नमेंट ने माना कि इस साल बजट में प्रोविजन किया है कि 900 स्कूलों में बेंचेस लगवाएंगे। तो ये 900 स्कूलों में इस साल अगर बेंचेस लगवाएंगे तो पहले क्या था वहां पे? पहले कहां बैठते थे वो बच्चे? तो अगर हम उनको टॉयलेट नहीं दे सकते, अगर हम उनको बैठने के लिए बेंच नहीं दे सकते, अगर उनकी छतें गिर रही हैं, स्कूलों की ऐसी हालत है, ना वहां बिजली पानी का अच्छा बंदोबस्त है, तो पहले आपने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। एजुकेशन तो उसके बाद आती है, पहले आपने एजुकेशन की तरफ बढ़ने वाला जो बच्चों का पहला कदम है, आपने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। और उसके बाद जो आप 38,000 जो स्टाफ है उसकी कमी है स्कूलों के अंदर, ये तो सरकारी रिपोर्ट है। और जब आपको हायरिंग करनी है, कुल मिला के 1,80,000 पद खाली हैं सरकार के अंदर, और आपके पास सीईटी एग्जाम में क्वालिफाई किए हुए 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। यानी आप चाहें एक झटके में सारे पोस्ट फिल हो सकते हैं, आपके पास क्वालिफाई किए हुए बच्चे। लेकिन वहां पे भी यूथ को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, 12th तक का तो मैंने हिसाब दे दिया। ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं किस तरीके से? ये सीईटी क्वालिफाई आपने एग्जाम बनाया था कि इसको क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो जाते हो जॉब में कंपीट करने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि जब हम जॉब्स के लिए बुलाएंगे इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम के लिए, तो जितनी पोस्ट है उससे 3-4 गुना ही बुलाएंगे। तो जो बाकी के बच्चों ने क्वालिफाई किया तो या तो हटा दीजिए, सीईटी क्वालिफाई नहीं है, आपको बोलना चाहिए था, पहले नाम ही नहीं रखना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था एक बार सीईटी करा के मजे लेंगे आपके, फिर उसके बाद विभाग के एग्जाम करा के मजे लेंगे, फिर कुछ बच्चों के इंटरव्यू में मजे लेंगे और उसके बाद नौकरी नहीं देंगे। आप स्पष्ट करते अपनी नीति। तो मुझे लगता है कि युवाओं को हर स्टेज पे सरकार नेग्लेक्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। देखिए, मेरा सवाल यही है कि जब आपके 100 में से 70 बच्चों को आप अनएम्प्लॉयबल बना रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं आती है। आप सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, मैंने देखा है सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, 7वीं 8वीं के बच्चे को 3री 4थी क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब दे दो, पढ़ नहीं सकते। टैबलेट क्या चलाएंगे? टैबलेट कहां से चलाएंगे? टूल किट का क्या इस्तेमाल करेंगे? आपने उनको इस्तेमाल करने लायक नहीं बनाया, आप उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये तो अब सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है उसका भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आगे। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस तरीके से कमीशन खोरी के लिए सरकार बदनाम हुई थी कर्नाटक में, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बदनाम हुई इनकी, उससे ज्यादा कमीशन खोरी हरियाणा के अंदर चल रही है। आने वाले दिनों में एक एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसका आप नाम लेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे मार्केट से भी कई गुना प्राइस के ऊपर चीजें खरीदी जाती हैं। इनके अंदर इनके लोगों का हिस्सा होता है और सिर्फ इसलिए खरीदारी करते हैं। आप टैबलेट खरीदिए, स्कूटी खरीद लीजिए, कार खरीद लीजिए, दे दीजिए इन बच्चों को। शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं ना। सरकारी स्कूल का मकसद शिक्षा देना है, पहले वो काम करें, उसके बाद जो मर्जी दें स्वागत करते हैं हम उनका। देखिए, पहली क्लास से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप पहली क्लास से बच्चे को पढ़ाते जाइए, वो अपने लेवल्स अपने हिसाब से करता जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हरियाणा के, बड़े बड़े मुकामों पे पहुंचे। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आप 9th से आपके पास एक डेटा अवेलेबल है, इसलिए आपको 9th से नजर आता है। उससे नीचे कितने बच्चे गुमराह हो गए, कहां चले गए, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो सरकारी डेटा अवेलेबल है, ये 10th का आपके अवेलेबल है। ये नीति तो बदलनी ही चाहिए।
ये बदल दी सरकार ने, लेकिन मेरा ये कहना है बदलने से भी आपको फायदा नहीं होगा अगर आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं तो। वो पहली में फेल हो जाएगा, दूसरी में फेल हो जाएगा, वहां ड्रॉप आउट करेगा, फिफ्थ में हो जाएगा, वहां ड्रॉप आउट करेगा। आप अभी तो वो 9th तक जाके उसके कागजों पे तो लिखा है कि 8वीं कर ली, 9th कर ली, अब फिर वो दूसरी तीसरी चौथी में फेल होना। पॉलिसी बदलने से नहीं, अगर आपको बदलना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलिए, अगर आपको बदलना है तो एजुकेशन सिस्टम बदलिए, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। खट्टर साहब इन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। कल इनके खट्टर साहब के ओएसडी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टीवी पे बैठ के कि ये सरकार जो है गरीबों के लिए काम कर रही है। ये जो सारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों के पढ़ रहे हैं। अगर काम कर रहे होते तो इन बच्चों को घर बैठने की जरूरत थोड़ी पड़ती। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान देना है तो इन गरीब बच्चों की तरफ दीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। आप टीचर्स को एनवायरनमेंट नहीं देंगे, टीचर्स से 100 और काम कराएंगे, टीचर्स के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, टीचर से ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, तो टीचर को क्या पड़ी है? टीचर तो सरकारी नौकरी में है, उसके ऊपर नजर रखने वाला कोई सरकार में है कि नहीं है? अगर सिर्फ टीचर ही पढ़ा सकते, अगर सिर्फ सारे सरकारी स्टाफ से ही काम हो सकता, सरकार चुनने की हमको जरूरत क्या थी? वो तो अपनी अपनी नौकरी पे लगे हुए हैं। उनके ऊपर निगहबानी के लिए, उनके ऊपर जनता का प्रतिनिधि बन के उन पे नजर रखने के लिए हम एक चुनी हुई सरकार को लेकर के आते हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी, अच्छा करेंगे तो भी इनका भला और बुरा करेंगे तो भी इनकी जिम्मेदारी। सरकार चुनी हुई सरकार जो उसी की जिम्मेदारी। दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ ड्रॉप आउट रेट क्या है? दूसरा, वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं इन इश्यूज पे, वहाँ एमएसपी क्या है? इन चीजों को कंपेयर नहीं करते आप? देखिए, बिल्कुल तरह से उस पर स्पष्ट कि पंजाब के अंदर जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने भी वहां शुरू किए, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना भी शुरू किया। जो इन्होंने पिछले 50, 60, 70 साल में बेड़ा गर्क कर दिया सिस्टम का, एक साल में तो दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और वो एजुकेशन के अंदर जो रेवोल्यूशनरी चेंज जो पंजाब के अंदर हो रहा है, वो सब लोगों को नजर भी आ रहा है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर आप कह रहे हो कि वहां नहीं एमएसपी मिलता, वहां ये दाम मिलता है, वो दाम मिलता है, ये कहीं कुआई बातें हैं। एक तो पहली बात की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। अगर मैं बता देता हूं, हरियाणा और पंजाब बहुत अलग नहीं है, सब जगह एक सही सिस्टम है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप ये कहते हैं कि पंजाब में ये हो रहा है, कर्नाटक में ये हो रहा है, इसका मतलब वहां तो कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट इस चीज को लेके नहीं हो रहा ना। इसका मतलब किसानों और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन है ना। अगर कम्युनिकेशन फेल हुआ है तो आपके हरियाणा में हुआ है। आप कह रहे हो हम देते भी हैं फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फेलियर है। आप अपनी जनता से बात नहीं कर पाते, उनके मुद्दों पे बात। मैं बार बार उदाहरण तो दे रहा हूं आपको, आप किसानों से बात नहीं कर सकते, आप कर्मचारियों से बात नहीं कर सकते, आप युवाओं से बात नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन अलग चीज है, पॉलिटिकल धरने हर जगह होते हैं। वो तो पंजाब सरकार आपको बताएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए और हरियाणा के लोगों की बात रखने के लिए। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि वहां पे इस तरीके के एजिटेशन नहीं है जिसकी वजह से कि आप बार बार चिल्ला रहे हो। कल गवर्नमेंट खुद ही तो कह रही थी, मुझे कहने की जरूरत है, गवर्नमेंट के आधिकारिक प्रवक्ता सीएम के ओएसडी ये कह रहे थे पंजाब में नहीं हो रहा प्रोटेस्ट, पंजाब में नहीं हो रहा प्रोटेस्ट। तो नहीं हो रहा तो ये उस सरकार का सक्सेस है, वो अपने लोगों के साथ बातचीत किए हुए। इसका मतलब वहां लोग सेटिस्फाइड हैं। आप अपनी सरकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपका फेलियर है। आप कह रहे हो हम दे रहे हैं फिर भी लोग एजिटेट कर रहे हैं, तो आपका फेलियर है। समझिए, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके हेलीकॉप्टर को अपने ही प्रदेश में उतरने नहीं दिया गया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने ही प्रदेश में 4-4 घंटे गांव में बंधक बना के रख लिया गांव के लोगों ने। इसका मतलब आप अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। आप कम्युनिकेशन दुरुस्त कीजिए, लोगों को समझाइए अगर आपकी बात सही है तो, और अगर आपकी बात गलत है तो आप कितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, लोग समझेंगे। देखिए, कोशिश कर रहे हैं, आपको हमारी पार्टी का पता ही है, गरीब पार्टी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी खबर देंगे आपको।